जोहार जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त व 1 सितंबर को मुंबई में हुई। इस बैठक में 13 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी घोषित की गई। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने प्रत्येक बैठक के बाद मजबूत होते दिखाई दे रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि गठबंधन में शामिल कोई भी दल अब तक गठबंधन से बाहर नहीं हुआ है, और दूसरा कारण ये कि हर बैठक के बाद नए विपक्षी दल गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक में 15 दलों के नेता आए हुए थे। बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में यह आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया था, और अब मुंबई में हुई तीसरी बैठक में और 2 दलों के साथ यह आंकड़ा 28 हो गया है। यानी विपक्ष की एकजुटता कायम हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग अभी भी बाकी है। यदि 38 दलों वाले एनडीए के लिए सीट शेयरिंग कोई मसला नहीं है, तो 28 दलों वाले विपक्ष के लिए भी ये चुनौती नहीं हो सकती, मगर ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी जरूर है। इंडिया गठबंधन की अब तक हुई 3 बैठकों और उसके बाद हुई प्रेस वार्ताओं में अलग अलग नेताओं ने कई मुद्दों पर बातें की, लेकिन उस एक मुद्दे पर किसी नेता ने कोई बात नहीं की जो मुद्दा विपक्ष के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है, जिसका समाधान निकाले बिना विपक्ष की यह सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वह मुद्दा है ईवीएम का। ये सीधे चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन अभी तक विपक्ष के किसी ने भी ईवीएम में हो रही धांधली के मुद्दे को गंभीरता से लिया है, ऐसा दिखाई नहीं देता। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि 60% आबादी का प्रतिनिधित्व विपक्ष करता है, तो दूसरी तरफ वह 60% वोट ईवीएम के होते हुए विपक्ष को कैसे मिलेंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढने में राहुल गांधी को शायद कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि ईवीएम के प्रति विपक्ष का यही रवैया रहा तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में से वाराणसी सीट का उदाहरण दिया जा सकता है, जहां से खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। वाराणसी की सीट पर मोदी को डाले गए कुल मतों में से 1,87,000 वोट ज्यादा मिले। ये कैसे हो गया? लगभग 2 लाख वोट जो ईवीएम में डाले ही नहीं गए थे, मशीन से निकले कैसे? इन सवालों को लगभग सभी विपक्षी दलों ने नजरअंदाज किया था, जिसका खामियाजा अब सारा देश मिलकर भुगत रहा है। ईवीएम में धांधली कर मतों की चोरी करने का मामला 2019 या 2014 का नहीं है। इसके पहले कांग्रेस ने 2004 व 2009 में ईवीएम में धांधली करके ही चुनाव जीते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी गई और देश की सर्वोच्च अदालत ने भी माना कि केवल मात्र ईवीएम के सहारे देश में मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए 8 अक्टूबर 2013 को शीर्ष अदालत ने ईवीएम के साथ वीवीपैट नाम की एक अलग मशीन लगाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2004 व 2009 के लोकसभा चुनाव मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हुए थे, क्योंकि उन चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन नहीं लगाई गई थी। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस ने ईवीएम में धांधली करके 2 लोकसभा चुनाव जीते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को लोग केंचुआ कहते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि केंद्रीय चुनाव आयोग का ये शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरा ये कि वह देश की जनता के बीच कुछ और कहता है और सर्वोच्च अदालत में कुछ और। यानी केंचुए की तरह केंद्रीय चुनाव आयोग 2 मुंह जैसा काम करता है। वह जनता के बीच जा आकर कहता है कि ईवीएम पवित्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी पवित्रता को सिद्ध नहीं कर पाता। इस काम के लिए मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ब्राह्मण बनिया मीडिया चुनाव आयोग की बातों को बिना कोई सवाल उठाए और बिना किसी प्रकार की छानबीन किए ही छाप देता है, दिखा देता है। इसका बड़ा कारण ये है कि जनता के बीच आकर ईवीएम की पवित्रता सिद्ध करने के लिए सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती, और अदालत में सबूतों के बगैर काम ही नहीं होता। 2009 से ईवीएम पर उठ रहे किसी भी एक सवाल का जवाब देने में
चुनाव आयोग सक्षम नहीं है, बल्कि ईवीएम को लेकर उसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि खुद चुनाव आयोग ही इस घोटाले में शामिल है। जिस तरीके से चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त व आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं, वह इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के बारे में दिए हुए फैसले को आरएसएस संचालित भाजपा की केंद्र सरकार ने बदलने वाला बिल संसद में पेश किया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई रहेंगे। भाजपा ने संसद में पेश किए अपने बिल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेट किए हुए एक कैबिनेट मंत्री को उस कमेटी में रखे जाने का जिक्र है, जिससे भाजपा चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखने का पूरा प्रयास कर रही है। यह इस बात का भी संकेत है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी मात्रा में मतों की चोरी करने वाली है, धांधली करने वाली है, अन्यथा वे चुनाव आयोग के आयुक्तों को क्यों नियंत्रित करना चाहेंगे। यह सारी बातें जब इतनी साफ है, फिर भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से ईवीएम पर कुछ न बोलना क्या कह रहा है। ईवीएम की धांधली का केवल दो राजनीतिक दलों को ही फायदा हुआ है, एक कांग्रेस और दूसरा भाजपा। इन दोनों के अलावा किसी भी क्षेत्रीय दल ने इसका फायदा नहीं लिया है, या यूं कहे कि वे ईवीएम में धांधली कर मतों की चोरी करने के लिए सक्षम ही नहीं है। जिन क्षेत्रीय दलों को ईवीएम का लाभ मिला है, वह उन्होंने खुद नहीं लिया, बल्कि एक गहरी साजिश के तहत उन्हें उसका लाभ पहुंचाया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा और उसके बाद 2012 में सपा को जीत मिली। कहने के लिए तो बसपा और सपा की ये जीत थी, पर यह जीत उनके बलबूते नहीं, बल्कि उन्हें ईवीएम के जरिए दिलाई गई जीत थी। एक तरफ मान्यवर कांशीराम जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव क्रमशः मायावती व अखिलेश यादव से बड़े नेता थे, जो ये मानते थे कि अलग अलग रहकर चुनाव लड़ने से वे प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते, इसलिए दोनों ने गठबंधन बनाकर ही अपनी अपनी सरकारें बनाई थी। पर उसके बाद 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश यादव दोनों को 5-5 साल की एक टर्म दी गई, ताकि भाजपा की 2 या उससे ज्यादा टर्म की सरकारें उत्तर प्रदेश में बनाई जा सके, और यदि बसपा सपा ईवीएम का विरोध करे तो उनका मुंह बंद किया जा सके। ब्राह्मणवादियों के इस षड्यंत्र का शिकार केवल उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्रीय दल नहीं हुए, बल्कि देश के अन्य राज्यों के दल भी इसका बड़े पैमाने पर शिकार हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तरह ही तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों की भी कहानी है। तमिलनाडु में 2021 के चुनाव से पहले डीएमके ने ईवीएम पर आशंका जताई थी। इसी का नतीजा रहा कि उन्हें ईवीएम से भारी जीत दिलाई गई, जबकि उन्हें इसकी आशा भी नहीं थी। यूपी के बसपा सपा के उदाहरणों से अब राजनीतिक जानकार ये कयास लगा रहे हैं कि तमिलनाडु राज्य के अगले विधानसभा चुनाव में डीएमके की जगह एआईएडीएमके को राज्य की सत्ता दी जा सकती है, और उसके सहारे से भाजपा दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने का काम कर सकती है। ईवीएम में हो रही धांधली कांग्रेस भाजपा की मिलीभगत है। दोनों आपसी सहमति से सत्ता के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आरएसएस के साथ समझौता किया था कि जैसे उन्होंने 2004 व 2009 के लोकसभा चुनाव में घोटाला किया था, वैसे ही 2014 व 2019 में ईवीएम में घोटाला करके केंद्र की सत्ता आरएसएस को दी जाएगी। इस समझौते के तहत ही 2 बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर उग्र रुख अपनाया था, मगर कांग्रेस ने भाजपा को उनके समझौते के तहत केंद्र की सत्ता पर आसीन होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डालकर मदद की, जिसका भारी नुकसान खुद कांग्रेस को भी हुआ है। कांग्रेस ने यह नुकसान इसलिए उठाया क्योंकि वे जानते थे कि समझौता 2019 के लोकसभा चुनाव तक है, और 2024 के चुनाव में उन्हें फिर से ईवीएम का फायदा हो सकता है। गौरतलब है कि केंद्र की सत्ता में कांग्रेस या भाजपा ही बनी रहती है। कभी कांग्रेस का ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनता है तो कभी भाजपा का।
यानी केंद्रीय सत्ता पर ब्राह्मणों का ही नियंत्रण होता है। विपक्षी गठबंधन में शामिल ज्यादातर दल क्षेत्रीय है। यदि उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम के मुद्दे पर बात नहीं की और गठबंधन ने मिलकर इसका समाधान नहीं निकाला तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ईवीएम का इस्तेमाल करके धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को समाप्त किया जा सकता है और मुख्यतः दो ही दल रहेंगे, कांग्रेस और भाजपा। अभी ब्राह्मणवादियों ने एक नया राजनीतिक खेल शुरू कर दिया है। इसके तहत केंद्रीय सत्ता में कांग्रेस या भाजपा को पहुंचाने के लिए वे क्षेत्रीय दलों का केवल मात्र उपयोग कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में विपक्ष का भी अपना एक अलग इतिहास है। हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन उन दो चुनावों के बारे में जान लेना जरूरी है जिनमें विपक्ष की एकजुटता और ताकत दिखी थी। पहला चुनाव इमरजेंसी के बाद 1977 में लिया गया चुनाव था। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी दल इकट्ठा आए थे और उन्होंने मिलकर इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार के विरोध में केंद्र सरकार बनाई थी। उस समय चुनाव से पहले विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था। चुनाव में मिली जीत के बाद विपक्ष ने मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री बनाया था। दूसरा चुनाव 1989 का है। राजीव गांधी की ही सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे वीपी सिंह ने सरकार के ही विरोध में मोर्चा खोल दिया और 1989 में हुए चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। इस बार विपक्ष ने गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई संगठनों को साथ लेकर केंद्र में सरकार बनाई थी। उस वक्त भी विपक्ष का कोई चेहरा नहीं था। ये दो उदाहरण विपक्ष की एकता व केंद्रीय सत्ता पर काबिज बड़े दल को धूल चटाने के लिए इतिहास में दर्ज है। इसलिए आज विपक्ष जो एकता दिखा रहा है और भाजपा को हराने की जो कोशिश कर रहा है वह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि ये तो आजमाया हुआ, परखा हुआ और यशस्वी प्रयोग है। अब देखना यह है कि विपक्ष इसे कैसे साधता है। ईवीएम के अलावा विपक्ष ने उनके सामने की दूसरी चुनौती को भी नजरअंदाज कर दिया है। वह चुनौती है आरएसएस की। भाजपा अकेले चुनावी मैदान में नहीं है। भाजपा आरएसएस की एक राजनीतिक शाखा है। आरएसएस के पास ऐसे कई संगठन हैं जो सामाजिक काम के नाम पर ब्राह्मणवाद का प्रचार करते रहते हैं। इसके उलट विपक्षी दल अकेले ही चुनावी मैदान में होते हैं। उनके पास कहने के लिए भी कोई सामाजिक संगठन नहीं है। विपक्ष केवल मात्र भाजपा के विरोध में बोलता रहता है, पर आरएसएस की काट उसके पास नहीं है। आरएसएस पिछले लगभग 100 साल से काम कर रहा है। उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं। उन जड़ों को कमज़ोर किए बगैर विपक्ष का जीतना लगभग असंभव नजर आता है। इस पर भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।